तो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। इस स्टोरी का जो नाम है वो है हाफ मैरिड। ये स्टोरी काफ़ी अलग और अनोखी सी होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी में लड़की की शादी तो होती है, वो अपने ससुराल भी जाती है, लेकिन फिर भी वो अधूरी ही रह जाती है। ये शादी हमेशा ही अधूरी ही रहती है। क्या मतलब है इस अधूरी शादी का? तो चलिए जानते हैं हम अपनी इस कहानी में। आपसे बस इतनी ही दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आपके रिव्यूज़ ही मुझे ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस चीज़ के लिए बताएंगे। तो अब मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। पर डैड, ऐसा कैसे मैं शादी कर लूँ? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूँ और ना मैं उसे ज़्यादा मिला हूँ। ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बेटा, तुम देख रहे हो ना उनकी हालत। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पर डैड, मॉम, तो आप तो मैं डैड को समझाइए ना। वहीं पे कृष्णा, बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की तो बहुत बदनामी होगी, और वहीं राही बिटिया का भी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं। ध्रुव भी तो है ना, आप उससे उस लड़की से शादी करवा दीजिए। वो दोनों तो फ्रेंड्स भी हैं। नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उससे बोलता तो वह मना तक नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके ज़्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन रघुवेंद्र प्रताप सिंह, वहीं उनकी पत्नी वसुंधरा सिंह और दोनों बेटे कृष्णा और ध्रुव के साथ अपने बचपन के दोस्त रमाकांत के घर आए थे। आज रमाकांत की बिटिया राही यानी राहिना की शादी होने वाली थी, पर एंड टाइम पे लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ोन किया था कि अगर रमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेते हैं तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब रमाकांत जी ठहरे साधारण शिक्षक, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम वो नहीं कर सकते थे, बल्कि उनके लिए ये चीज़ असंभव था, और वे अपने दोस्त से कभी भी पैसे नहीं मांग सकते थे। वो इस बारे में अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया था उन्होंने। बाहर मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे काफ़ी परेशान हो गए थे। उनके सीने में अब जोरों का दर्द होना शुरू हो गया था। रमाकांत जी काफ़ी ज़्यादा टेंस जो रह रहे थे। वहीं रघुवेंद्र जी ने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया। राही का भी रो रो के काफ़ी बुरा हाल हो गया था और उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी। वहीं वसुंधरा जी ने उसे किसी तरह संभाल रखा था। वसुंधरा जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी। वो राही को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उनसे राही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने रघुवेंद्र जी को साइड करते हुए राही की शादी कृष्णा से करवाने को बोला। रघुवेंद्र जी भी शुरू से ही मन राही को अपनी बहू की छवि में देखते थे, पर कृष्णा के स्वभाव के कारण कुछ कहते नहीं थे। पर आज की परिस्थिति को देखकर उन्हें लग रहा था कि कृष्णा को इस शादी के लिए किसी भी तरीके से तैयार कर लिया जाए। रघुवेंद्र जी ने रमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी तो आज तुमने भी फिर से दोहरा दिया मेरे दोस्त। तो रमाकांत जी ने उनको गले लगा लिया। वसुंधरा जी की आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही राही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी, पर जब राही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू हो गईं। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा,
क्योंकि रमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। राही का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो वसुंधरा जी और ध्रुव के साथ किसी तरीके से उसे चुप कराया जा रहा था। घर आकर रमाकांत जी का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस सब में ध्रुव पूरी जिम्मेदारी से राही का साथ दे रहा था। वहीं कृष्णा तो जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं हो। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद रघुवेंद्र जी अपनी पत्नी और दोनों बेटे और बहू के साथ वापस मुंबई लौट जाते हैं। घर पहुंचकर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वसुंधरा जी ने कृष्णा और राही को दरवाजे पर ही रोककर खुद घर के अंदर चली गई। उन्होंने ध्रुव को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट्स को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करने को बोल दिया गया था। जब से बाहर आई हो उनके हाथ में जब वो बाहर आती हैं तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल से भरा कलश था। ध्रुव पीछे से आटा भरा हुआ थाल लेकर आता है। कृष्णा, ये सब क्या है मॉम? मैंने पहले ही आपसे कह दिया था और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं इन सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। वसुंधरा जी, नई बहू ऐसे कैसे मैं बिना गृह प्रवेश के अंदर ले आऊँ? कृष्णा, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वसुंधरा जी दोनों की आरती उतारती हैं। राही ने कहा, बेटा, वो राही से कहती हैं, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रख के अंदर आ जाओ। राही धीरे से कलश को गिराते हुए आलते वाली थाल में पैर रख के धीरे धीरे से आलता लगे पैरों के निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ जाती है। वसुंधरा जी दोनों को पूजा घर में ले आई। भगवान को प्रणाम कर राही वसुंधरा जी और रघुवेंद्र जी को प्रणाम करती है। कृष्णा अपने रूम में चला गया था। रघुवेंद्र जी राही के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा आज से ये तुम्हारा भी घर है और तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वसुंधरा जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग यानी ध्रुव और मैं यानी मॉम और भैया, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है। वसुंधरा जी इसके सर पर हाथ रख के बोलती हैं, तुम दोनों भी ना? वहीं ध्रुव, माही। ध्रुव कहता है, राही मैं भी तो दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा ना। वसुंधरा ध्रुव का कान पकड़ते हुए बोलती है, ये तुम्हारी भाभी है तो भाभी बोलो। ध्रुव, माँ कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। राही उम्र में मुझसे छोटी है तो मैं राही बोलूँगा। क्यों राही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? राही, माँ बोलने दीजिए ना माही, मुझे अच्छा लगता है जब ये मुझे राही कहता है। रघुवेंद्र जी, वसुंधरा जी को राही और कृष्णा के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी, सफ़र में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कृष्णा भी नीचे आया। उसने राही को उसके कमरे में ले जाने वाली बात उससे डैड से सुन ली थी। उसने गुस्से में वसुंधरा जी की ओर देखकर कहा, मेरे रूम में क्यों? वसुंधरा जी, जी बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे ही रूम में रहेगी। कृष्णा, मॉम प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि इस शादी को मैं नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नज़र के सामने भी नहीं आनी चाहिए। रघुवेंद्र जी गुस्से से चिल्लाते हुए, आप मानी या ना मानी, राही आपकी पत्नी है। कृष्णा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वसुंधरा जी रोने लगी। राही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह रघुवेंद्र जी और वसुंधरा जी के पास उनके पैरों में बैठ गई। माँ बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिन परिस्थितियों में हमारी शादी हुई है उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक तो नहीं है। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग ही नज़रिया हो, और अगर वो इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के जाने के बाद आप लोगों के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है कि मैं वहाँ जाकर रह सकूँ।
वसुंधरा जी उसके सर पर हाथ रख के कहती हैं, हमने केवल कहा ही नहीं है बल्कि दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। ध्रुव भी वहीं आकर बैठ गया और कहता है, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूड है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। वही रघुवेंद्र जी, हाँ बेटा, वो अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। राही, माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे ही कमरे में रहना चाहूँगी। ध्रुव, माँ, राही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊँगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम राही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। वसुंधरा जी, ठीक है बेटा, राही को कमरे में ले जाओ। राही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो उसने काफ़ी हिम्मत दिखा ली थी, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कृष्णा उसे अपनाएगा? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पहला पार्ट? क्या वाकई में आपको लगता है कृष्णा राही को अपनाएगा, या राही हमेशा इस घर में एक बेटी ही बन जाएगी? क्या वो इस घर की बहू नहीं बन पाएगी? क्या कृष्णा की शादी को लेकर वाकई में कुछ अलग नज़रिए हैं, या बात कुछ और है? कहानी को आगे जानने और सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको हमारी कहानी का ये पहला एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हाफ मैरिड, सिर्फ टिनी FM जान के।